अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल नंबर 15 है, हमने वो डिस्कस करना है। तो चलिए हम अपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है, थ्री फोर्सेस P, Q and R act along the side BC, CA and AB respectively of triangle ABC। हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, उसके ऊपर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही है P, Q, R। अब जो P फोर्स है वो ट्राइंगल की साइड BC पे एक्ट कर रही है, जो Q फोर्स है वो ट्राइंगल की साइड CA पे एक्ट कर रही है, और जो R फोर्स है वो ट्राइंगल की साइड AB पे एक्ट कर रही है। प्रूव दैट, अब हमें ये साबित करना है कि if P secant A plus Q secant B plus R secant C is equal to 0, अगर ये चीज इक्वल टू 0 हो, then the line of action of the resultant passes through orthocenter of the triangle। तो क्या होगा कि जो लाइन ऑफ एक्शन होगा रिजल्टेंट का, वो कहां से पास हो रहा होगा? ट्राइंगल के ऑर्थोसेंटर में से। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट अगर ऑर्थोसेंटर में से पास हो रहा होगा तो इसका मतलब है इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 0। अब डिस्टेंस कैसे 0 होगा, जरा गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे। अब अगर ये ऑर्थोसेंटर हो और इसमें से लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा हो, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन जब इस सेंटर में से पास होगी तो इस लाइन का और इस सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब है कि ये चीज प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू 0 प्रूव करना पड़ेगा। अब ऑर्थोसेंटर होता क्या है? ऑर्थोसेंटर को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एल्टीट्यूड को, कि व्हाट इज एल्टीट्यूड। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन दो चीजों के दरमियान? ट्राइंगल की साइड और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के दरमियान। देखें जरा इधर, BC ट्राइंगल की साइड है, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स A है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो लाइन AD है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। सिमिलरली साइड AC थी, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स B था, तो BE जो एल्टीट्यूड होगा, BE जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा। सिमिलरली CF। अब ऑर्थोसेंटर क्या होता है? द पॉइंट वेयर थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल। वो पॉइंट जहां पर थ्री एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इस ट्रायंगल का क्या कहलाया? ऑर्थोसेंटर कहलाया। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या था जी? कि कंसीडर Consider three forces P, Q and R act along the side BC, CA and AB of triangle ABC। के हमने फर्स्ट कर लिया कि हमारे पास थ्री फोर्सेस है PQ R, जो कि ट्राइंगल की साइड BC, CA और AB के ऊपर क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। चलिए इसकी ट्राइंगल ड्रा करते हैं। फोर्सेस BC, CA और AB पे एक्ट कर रही है। अब हमने ऑर्थोसेंटर फाइंड आउट करना है। ऑर्थोसेंटर के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? एल्टीट्यूड ड्रा करना पड़ेगा। इसको आप D का नाम दे दें, E का, F का। ये इसका ऑर्थोसेंटर हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है रिजल्टेंट का, वो किधर से पास हो रहा है? ऑर्थोसेंटर में से। तो लेट्स सपोज ये लाइन ऑफ एक्शन है किसका? रिजल्टेंट का। अब इस ऑर्थोसेंटर में से पास हो रहा है, इसको O का नाम दो।
ये जो पॉइंट था यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आपकी आसानी के लिए कि ये वो हमारा ऑर्थो सेंटर है जिसको मैंने ओ का नाम दिया। ये लाइन ऑफ एक्शन है जो इसमें से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब आप जरा गौर करें कि हमारे पास मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब जो लाइन ऑफ एक्शन है रिजल्टेंट का, तो जाहिर बात है रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट किस चीज का होता है, फोर्स का होता है। और ये डिस्टेंस भी है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब आपको ये भी पता है कि इस पॉइंट पे जिसको हम ऑर्थो सेंटर बोल रहे हैं, इस पॉइंट पे जो मूवमेंट होगा बाय वेरिग्नन थ्योरम, बाय वेरिग्नन थ्योरम क्या कहता है कि इस पॉइंट पे जो मूवमेंट होगा वो इक्वल होगा बाकी तमाम फोर्सेस के मूवमेंट के सम के। मतलब यहां पे फोर्स पी लग रही है, इसका मूवमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरिग्नन थ्योरम ये कहता है कि सेंटर में इस पॉइंट पे जो मूवमेंट होगा वो इक्वल होगा बाकी तमाम फोर्सेस के मूवमेंट के। अब मूवमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट को मैंने ओ का नाम दिया हुआ, ओडी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओडी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओई, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ एफ। ठीक है जी। अब आप जरा गौर करें कि यहां पे अगर एंगल ए बन रहा हो, यहां पे अगर एंगल बी बन रहा हो, यहां पे एंगल अगर सी बन रहा हो, तो आपको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पे फिर एंगल क्या होगा, ए होगा। अब असल में हमने चीज क्या फाइंड आउट करनी है, हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है ओडी। अब ओडी कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ओडी फाइंड आउट करने के लिए अब आपने क्या काम करना है, ओडी फाइंड आउट करना है। लेकिन ओडी फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले एक बात याद मैं बता दूं जो कि इस पूरे क्वेश्चन की जान है, इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ है, जो मेन कॉन्सेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन का, उसको आपने जरा क्लियरली कर लेना है। आपने यही बात इसमें याद रखनी है, ऑर्थो सेंटर के केस में जब भी ऑर्थो सेंटर का केस हो तो आपने ये देखना है कि फोर्स, जो फर्स्ट फोर्स है, सेकंड फोर्स है, सभी के लिए सेम केस है। फर्स्ट फोर्स किस वर्टेक्स में से पास हो रही है, स्टार्ट समझ लें कि जो फर्स्ट फोर्स है वो किस वर्टेक्स में से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका कौन सा वर्टेक्स है। तो जो पी फोर्स है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसका कौन सा पॉइंट, बी है। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जो फोर्स है वो किस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है। बी सी फोर्स थी तो इसका मतलब है कि फोर्स जोन सी पी है वो स्टार्ट हो रही है वर्टेक्स बी से। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि वो वर्टेक्स जहां से फोर्स स्टार्ट हो रही है वो कौन सा एल्टीट्यूड बना रही है। अब वो एल्टीट्यूड बना रही है बी ई। इसके बाद आपने क्या चीज याद रखनी है कि वो एल्टीट्यूड, जहां वो एल्टीट्यूड और फोर्स के दरमियान आपने एंगल कैलकुलेट करना है, यानी कि ये एल्टीट्यूड है, ये फोर्स है। मैं अगेन रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। आपने सबसे पहला काम ये देखना है कि जो फोर्स है वो किस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है, वर्टेक्स बी से स्टार्ट हो रही है। दूसरा काम आपने ये करना है कि वो वर्टेक्स कौन सा एल्टीट्यूड बना रहा है, बी ई एल्टीट्यूड बना रहा है। तीसरा काम आपने ये करना है कि जो एल्टीट्यूड और फोर्स के दरमियान एंगल होगा आपने वो कैलकुलेट करना है। तीसरा काम ये करना। तो चलिए सबसे पहले हम वो एंगल कैलकुलेट कर लें। अब वो एंगल कैलकुलेट होगा मतलब ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये चीज कैसे फाइंड होगी जरा गौर करें, बी ई सी ट्राइंगल से फाइंड होगी। तो फ्रॉम ट्राइंगल बी ई सी,
यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे एंगल सी बन रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 90 माइनस सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होगा वो कितना होगा 90 माइनस सी। अब हमने फाइंड क्या करना है, ओडी फाइंड आउट करना है। तो जरा गौर करें, फ्रॉम ट्राइंगल ओडी बी ओडी फाइंड आउट करना है। ओ भी हमारे पास मोमेंट आर्म, फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही है। असल में तो हमने मोमेंट ही फाइंड आउट करना है ना। तो अब मोमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ओडी हमने फाइंड आउट करना है। तो आप जरा गौर करें, ओडी tan हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे tan यूज कर लिया, साइन क्यों नहीं यूज किया। हम साइन भी तो यूज कर सकते हैं, साइन भी तो परपेंडिकुलर में आता है। ओडी फाइंड आउट करना है ना, ओडी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर तो साइन में भी आता है। तो बच्चे अगर हम साइन लेंगे तो जो हमारे पास कंडीशन है पी सीकन ए प्लस क्यू सीकन बी प्लस आर सीकन ए वाली, वो हमारे पास कंडीशन नहीं बनेगी। इस वजह से यहाँ पर हमने tan को यूज किया। अब tan 90 माइनस सी, उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan। ओडी फाइंड आउट करना है, ओडी इज इक्वल टू बी डी tan 90 माइनस सी। ओडी इज इक्वल टू बी डी cot सी। ओडी किस चीज के इक्वल हो गया, बीडी कॉट सी। इसको आपने किस चीज का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमें बीडी कैलकुलेट करना है। तो आपने बीडी कैसे कैलकुलेट करना है आगे नेक्स्ट, के आपने वही वर्टेक्स यूज करना है जहां से फोर्स स्टार्ट हो रही है। फोर्स कहां से, पी फोर्स कहां से स्टार्ट हो रही थी, बी से। तो आपने उस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा होगा, कंप्लीट एंगल मतलब इस यानी कि यहां से लेकर ये एंगल, आपने उसको यूज करना है। तो अब आप जरा गौर करें कि ये जो पूरा एंगल है कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल ए डी बी में आ रहा है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी फाइंड क्या करना है, बीडी। अब बीडी क्या है हमारे पास, बेस है। बेस किस में आता है, कॉस में। तो कॉस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है कि ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। यहां पर लिख लें AB is equal to small c, BC is equal to small a, CA is equal to small b। तो यहां पर BD is equal to AB cos B, BD is equal to small c cos of B। BD की वैल्यू ये आ गई, यहां पर पुट कर दें इक्वेशन 2 में। OD is equal to C cos B cot C। OD is equal to C over sin C dot cos B dot cos C। अब आपको यहां पे याद होगा बाय लॉ ऑफ साइन। अब आपको याद कर और करें बाय लॉ ऑफ साइन। A over sin A, B over sin B इज इक्वल टू 3। कि ये जो चीज है इसको आप किसके इक्वल कंसीडर कर लें, A के इक्वल कंसीडर कर लें।
तो अब जरा गौर करेंगे जो सी ओवर साइन सी है ये किस चीज के इक्वल हो गया, के। तो इसका मतलब है ओडी इज इक्वल टू के कॉस बी कॉस सी। ओडी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली ये। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओ ई की, फिर उसके बाद ओ एफ की। अब यहां पे क्या काम करना है हमने, ओ ई फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए सबसे पहले जरा गौर करें, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो फोर्स क्यू है क्या है, वो किस वर्टिक्स में से, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, फोर्स क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग वर्टिक्स कौन सा है, किस वर्टिक्स से स्टार्ट हो रही है, सी वर्टिक्स से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पे एल्टीट्यूड कौन सा है, सी एफ। क्या कहा था, जो फोर्स है उसका स्टार्टिंग वर्टिक्स कौन सा है, स्टार्ट किस वर्टिक्स से स्टार्ट हो रही है, सी वर्टिक्स से स्टार्ट हो रही है। फिर दूसरा काम क्या करना था कि उसी वर्टिक्स में से कौन सा एल्टीट्यूड है, तो सी एफ एल्टीट्यूड है। सी एफ एल्टीट्यूड और फोर्स ए सी, इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास एंगल बन रहा है, जो एल्टीट्यूड फोर्स के एक साथ एंगल बना रही है, हमने वो क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करना है। तो वो एंगल कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी। देखिए ए ओ सी ट्राइंगल, तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड था। एल्टीट्यूड जो इस फोर्स के साथ एंगल बना रहे हैं हमने वो कैलकुलेट कर लिया। अगर ये 90 डिग्री है, ये ए, तो ये कितना होगा, 90 माइनस ए होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, ओ ई फाइंड आउट करना है फ्रॉम ट्राइंगल ओ ई। ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ओ ई सी, देखिए ओ पॉइंट, ये ई पे एंगल कौन सा बन रहा था, 90 डिग्री। सी पे जो एंगल बना रहे था एल्टीट्यूड और फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा था वो कितना था, 90 माइनस ए। अब ये चीज हमारे पास क्या हो गई, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। अब फिर वही कंडीशन की हमने क्या फाइंड आउट करना है, ओ ई फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर में आता है। तो यूज tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस। कोरेशियो सिस्टम 90 है तो अपनी कोरेशियो में चला जाएगा, 90 में से कुछ लेस कर दे फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब दूसरी बात ये है कि फिर वही बात कि हमने यहाँ पे tan यूज क्यों किया, साइन क्यों यूज नहीं किया, तो वो कंडीशन अगर हम साइन यूज करेंगे तो वो कंडीशन हमारे पास नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, tan यूज किया। अब हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, EC। तो मैंने कहा था कि आपने एक क्या काम करना है, एक तो वो काम करना है कि एल्टीट्यूड और फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है आपने वो फाइंड आउट करना है, और दूसरी बात ये थी कि उस वर्टिक्स पे जहां से फोर्स स्टार्ट हो रही है वहां पे उस वर्टिक्स पे जो एंगल बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है, आपने उसको यूज करना है। कंप्लीट एंगल कौन सा है, ये यहां पे मैं बताता हूं फ्रॉम ट्राइंगल BEC। E पॉइंट है, B पॉइंट है, ये
वो वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स जहां से फोर्स स्टार्ट हो रही है उसका कंप्लीट एंगल कौन सा है? सी। तो जो कंप्लीट एंगल है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है? BEC, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है? EC फाइंड आउट करना है। ये चीज हमारे पास क्या होगी? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। तो इसका मतलब है कि बेस फाइंड आउट करनी है। cos C इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। BC किस चीज के इक्वल है? स्मॉल ए। पुट इन इक्वेशन 3। A cos C cot A, A over sin cos C cos A, cos C cos A। अब हमने OE भी फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली अब जरा और करें कि जो हमारे पास OF होगा, cos B, कैसे पता चला कि cos A cos B हो जाएगा? डायरेक्ट कैसे लिख दिया? तो ये बात याद रखें कि फोर्स जहां से स्टार्ट हो रही है उसका एंगल और जहां पे फोर्स एंड हो रही है उसका एंगल। ये देखें, फोर्स कहां से स्टार्ट हो रही थी? क्या वाली? C एंगल से। एंड कहां पे हो रही थी? एंगल A पे। तो वही रिजल्ट आएगा। इसी तरह से जो आर्क फोर्स है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? A पॉइंट से। एंड कहां पे हो रही है? B एंगल पे। तो इसका क्या होगा? K cos A cos B। अब हमें क्या काम करना है? अब यहां पे हमारे पास क्या चीज थी? यहां पे हमारे पास चीज थी G इज इक्वल टू P OE प्लस Q O OD OE OF। अब यहां पे जो हमारे पास आंसर लिख रहे हैं G इज इक्वल टू P K cos B cos C प्लस Q K cos C cos A प्लस R K cos A cos B। ये सारे एक ही लाइन में सम करके आपने लिखने हैं, ठीक है सम। अब इन सब में से जरा गौर करें क्या चीज कॉमन आ रही है? K cos B cos C कॉमन आ रहा है। K cos A cos B cos C। अब इनमें से चीज P cos A नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? P ओवर cos A प्लस Q ओवर cos B प्लस R ओवर cos C। G इज इक्वल टू K cos A cos B cos C मल्टीप्लाई बाय P सीकन A प्लस Q सीकन B प्लस R सीकन C। ये चीज इस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये सारी चीज तो जीरो थी, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय ये जीरो ही आएगा। G इज इक्वल टू जीरो। अब G किस चीज के इक्वल होता है? FD के। फोर्स तो जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब है डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑर्थो सेंटर में से पास होता है तो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।